जाता है। तो आज हम लोग जो बजट का जो हाइलाइट्स है उसको देखेंगे। सबसे पहले तो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में जब बजट स्पीच दे रही थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब जो बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन चल रहा है ये हमें मदद किया है ओमिक्रॉन वेव से लड़ने के लिए स्ट्रांगली, क्योंकि बहुत हद तक हम लोग अभी तक मोर्टालिटी को कंट्रोल में रख पाए हैं वैक्सीनेशन की वजह से। फिर उन्होंने कहा था कि यह बजट फोकस करेगा यूथ पे, विमेन पे और फार्मर्स को, इन 3 चीज़ों पे फोकस्ड होगा बजट। और ग्रोथ जो कि विकास दर है वो एस्टिमेट किया गया है 9.27%। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि हमने उस दिन भी सुना था और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि अभी जो हम बजट पेश कर रहे हैं ये एक तरह का विज़न है अगले 25 साल तक का। तो इस 25 साल को मतलब इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100, इस 25 साल को अमृत काल के रूप में उन्होंने रखा था। तो उसमें गोल्स क्या हैं, 3 गोल्स दे रखे हैं यहाँ पे अमृत काल के। तो बेसिकली हम लोग हाइलाइट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ को ही देखेंगे, ख़ास करके हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस वगैरह का क्या मतलब किस तरीके से रखा गया है, कितने बजट एलोकेट किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा में रहा बजट में वो था पीएम गति शक्ति। और ये गति शक्ति कुछ मतलब नया नहीं है, हम सब पिछले 3 साल से सुन रहे हैं 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़। जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से जब उन्होंने अनाउंस किया था कि 100 लाख करोड़ रुपए का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी करके फंड बना रहे हैं और उससे मतलब अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मूलभूत ढांचाएं तैयार करेंगे। तो बेसिकली ये वही है, बस नाम थोड़ा अलग मतलब आपके बीच रखा गया, हम लोगों के बीच रखा गया है और इसे अब मतलब पीएम गति शक्ति बोला गया है। पहले आप इसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से, हालांकि अभी भी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि अलग अलग है, बट ये समझने की बात है, ये चीज़ें वही हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में कि पीएम गति शक्ति के अंदर क्या क्या होंगे। गति शक्ति जो कि मूलभूत ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड वो जो स्कीम है उसके अंदर अगर हम देखें तो रेलवेज़ आएंगे, एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स आएंगे, पोर्ट्स के आएंगे, ट्रांसपोर्ट्स के बाकी और आएंगे चीज़ें। और मतलब 7 सेक्टर्स उसमें दिए हुए हैं पीएम गति शक्ति के अंदर में। जैसा कि हमने रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स के बारे में देखा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ये पीएम गति शक्ति है इसको ध्यान में रखते हुए ही कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा इस बार का वो तकरीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसको कहा जा रहा है कि मतलब साल दर साल के अगर रेस्पेक्ट में देखें तो लगभग 35% का इजाफा है। और यही इससे ही क्लेम किया जा रहा है कि इतना जो एलोकेशन बढ़ा है लगभग 35%, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। क्योंकि ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है तो जब सरकार इन्वेस्ट करेगी बड़े लेवल पे तो उसको देख के प्राइवेट सेक्टर से भी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि होगा। लेकिन एक यहाँ पे सवाल हम लोग कर सकते हैं कि लगभग ऐसा ही कुछ एलोकेशन जो इंक्रीज़ हुआ था लगभग 34% के आसपास पिछले साल भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में क्या कुछ बड़े लेवल पे कुछ हमें नज़र आ रहा है कि इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ हो। और वैसा ही कुछ उसी तरह का इजाफा इस बार भी है और इस बार बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये होगा, 35% का इजाफा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये कुछ सवाल भी हम लोग साथ साथ रखेंगे। और बात कर ले हम लोग पीएम गति शक्ति के अंदर थोड़ा सा रेलवेज़ के बारे में डिटेल्स में, तो कहा गया है कि अगले 3 साल में 400 नया वंदे भारत ट्रेन्स लाई जाएंगी। फिर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे कि जितनी सारी स्टेशंस होंगी रेलवे के वहाँ से मतलब एक प्रोडक्ट ऐसा डिसाइड किया जाएगा कि उसको बढ़ावा दिया जा सके। उस प्रोडक्ट को चाहे वो एक्सपोर्ट करने के व्यू से हो या उसको और रूप से बढ़ावा देने का हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि मतलब इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस हुए कि नहीं। बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं हुआ है इनकम टैक्स स्लैब्स में। और एक चीज़ प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले कहे थे कि 75 वंदे भारत जो है मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में रन करेगा 2023 तक। मतलब अगले 1 साल में अगर देखें तो 75 तो हमें 1 साल में दिखने
को मिलेंगे, जैसा कि अगर हम उनकी बातों को माने तो, और अगले 3 साल में 400। ग्रोथ प्रोजेक्शन हमने देख लिया 9.27%, 9.27% विकास दर उम्मीद की गई है। 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन। फिर एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था डिजिटल रुपी, मतलब आरबीआई मतलब डिजिटल रुपी लाएगा। जैसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी बोलते हैं ना, तो निर्मला सीतारमण जी उसी दिन बजट के बाद जब दूरदर्शन को उन्होंने इंटरव्यू दिया तो सवाल एक जर्नलिस्ट ने किया था उनसे कि मैडम इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से बताएं कैसा होगा। तो वित्त मंत्री जी ने कहा था कि देखिए करेंसी कभी भी होगा वो अथॉरिटी के तरफ से होगा। तो अभी जो सारी चीज़ें क्रिप्टोज वगैरह हैं तो ये करेंसी नहीं माना जाएगा, ये एक तरह का डिजिटल एसेट है, बट इसको हम करेंसी नहीं कहेंगे। जब एक अथॉरिटी से वो चीज़ें आएंगी तो उसे हम करेंसी का नाम देंगे। तो वही एक कारण था जो मैडम ने निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम डिजिटल करेंसी लाएंगे, मतलब आरबीआई लाएगा, वो एक ऑथराइज्ड बॉडी लाएगा, इसलिए उसको हम डिजिटल करेंसी बोलेंगे। और अभी के लिए जो भी क्रिप्टोज जो भी डिजिटल एसेट है उसको एसेट ही मान करके हम लोग उस पर 30% टैक्स लगाएंगे। 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हमने डिस्कस कर लिया। कस्टम ड्यूटी को डायमंड पे 5% पे लाया गया है घटा के। कॉरपोरेट सरचार्ज को भी 12 से 7% किया गया है। 48,000 करोड़ रुपए 80 लाख आवास यानी कि पीएम आवास योजना के अंदर 80 लाख घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। फिर इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, मतलब जो भी कैपिटल जो आपका ऑलरेडी है उससे आपको अगर गेंस होता है तो उस पर 15% का टैक्स होगा। फिर टैक्स डिडक्शन लिमिट जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है उसको 10 से 14% किया गया है। फिर आईटी रिटर्न्स आप 2 साल के अंदर तक आप कुछ भी उसमें हो तो अपडेट कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस्ड करके बात करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है स्टेट्स के लिए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंटेड है, जो हमारा 7.5 लाख करोड़ रुपए जो बताया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को दिया जाएगा और वो लोग जो खर्च करेंगे उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिना जाएगा। और ये वित्त मंत्री जी ने कहा था कि ये ओवर एंड अबव है, मतलब जो भी स्टेट्स को दिए जाते हैं उसमें से कटौती करके नहीं होगा, ये उसके अलावे 1 लाख करोड़ रुपए होगा जो स्टेट्स खर्चा करेंगी बाकी ढांचाएँ तैयार करने के लिए। फिर एग्रीकल्चर्स में अगर देख ले तो कहा गया है कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा बड़े लेवल पे। फिर 19,500 करोड़ रुपए का सोलर मॉड्यूल्स बनाने के लिए एलोकेशन हुआ है। केन बेटवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए 44,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और 5G का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो जाएगा 2000 मतलब इसी साल होगा और अगले साल तक रोल आउट करने की बात की जा रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हटा करके उसके जगह पे कोई और नया एक लेजिस्लेशन के रूप में आएगा, वो चीज़ें देखने वाली होगी। बस वो रिप्लेस होगा किसी अन्य चीज़ से, ये बस इतना मेंशन किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज़ थोड़ा और हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। 68% जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट है, मतलब जो भी हमारे डिफेंस का इक्विपमेंट्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो टारगेट रखा गया है कि लगभग 68% हम अपने इंडिजिनस यानी कि खुद भारत में ही बनाकर जो बनेगा उसे हम प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे। तो ये एक देखने गौर करने वाली बात हो गई। ड्रोन्स का बड़े लेवल पे यूज़ होगा एग्रीकल्चर में। फिर नाबार्ड जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, वो फंड देगा स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में। फिर हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ओपन प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, उसके अंदर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का जिक्र किया गया है। ये शायद समय की डिमांड थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत भी थी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि पैंडेमिक में ये एक बहुत बड़ा उभर के आया है प्रॉब्लम लोगों के लिए। तो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऐसा जिक्र हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि इस पर हमें देखने को मिले कुछ। फिर लगभग 2,37,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं एमएसपी के लिए, जिस एमएसपी के
दर से वीट और पैडी की खरीद होती है, बाकी और भी 23 फसलें खरीद होती है, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर ज़्यादातर पैसे वीट और पैडी में ही जाते हैं। तो उसका अमाउंट है 2,37,000 करोड़ रुपए। फिर हाँ, एक जो भारत सरकार की योजना है पिछले 2 साल से चर्चा में, और ये एक सक्सेस योजना भी मानी जाती है, लोग इसका जिक्र करते हैं, PLI स्कीम। PLI स्कीम मतलब ऐसा सरकार क्लेम कर रही है कि मतलब अगले 5 साल में 60 लाख रोजगार के अवसर लाएगी PLI स्कीम। और इसका जो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक से शुरू किया गया और बहुत सारे सेक्टर्स में इसको फैलाया गया है इस स्कीम को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सक्सेस मॉडल है तो बाकी सेक्टर्स में भी इसको अपना करके उससे फ़ायदा लेने की सरकार की योजना है। तो 60 लाख रोजगार के अवसर अगले 5 साल में सरकार ऐसा क्लेम कर रही है होगी। और भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। PM ई-विद्या एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, जो समय की डिमांड है। डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इन ऑल इंडियन ई कंटेंट, हालांकि अभी भी NPTEL वगैरह, स्वयं वगैरह के माध्यम से बहुत सारी ई कंटेंट मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, और भी ई कंटेंट बाकी तमाम भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी बात कही गई है। TV चैनल्स लगभग 200 लाए जाएंगे मतलब 1 से 12 क्लास के लिए। तो ये तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा योजना दिख रहा है, बट ये चीज़ें धरातल पे आए तो ज़्यादा मतलब लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे, देखेंगे। और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑफलाइन क्लास का, ये तो लोग कहते ही हैं। और हम लोग देख लेते हैं कितना किस मिनिस्ट्री को एलोकेट हुआ है। हम लोग मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं इसको, हम जो PDF है इसको हम डिटेल में नहीं देखे हैं। जो चीज़ हमें जानने की, अवेयरनेस की थोड़ी ज़रूरत है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को वो भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर 1,32,000। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1,38,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 1,40,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1,85,000। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 1,99,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,17,000 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगभग 5,25,000 करोड़ रुपए। तो ये सारी कुछ हाइलाइट्स हैं। और जो मतलब रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है वो तो केन बेटवा के लिए एलोकेट हुआ ही है, और बाकी 5 और भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया है। पर्वतमाला का जिक्र है। पर्वतमाला मतलब हिली एरियाज़ और हिमालयन रीजन्स में रोड्स के लिए PPP मॉडल्स में रोड्स बनेंगी, उसका जिक्र है। फिर 2022-23 के लिए स्टेट्स का जो डेफिसिट है वो उसको 4% किया गया है। मतलब उनको लिमिट रहता है 3% तक ही डेफिसिट को मेंटेन करना है, फिस्कल डेफिसिट, जो उसे अब 4% किया गया है। हालांकि आधे परसेंट यानी 0.5% वो पावर सेक्टर्स के लिए ही है। लगभग अगर इफेक्टिवली देखें तो 3.5% की बात है। कॉर्पोरेट सरचार्ज हमने देखा था 12 से 7% किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगता था और 18% उसे 15% किया गया है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं। और हम लोग अगर बेसिकली देखें 2 सेक्टर को फोकस करके, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को, तो हम कुछ शायद अनुमान लगा पाएँ। जैसे कि एजुकेशन को पिछले साल एलोकेट हुए थे 93,000 करोड़ रुपए, और इस साल 1,01,000 लमसम, मतलब 1 लाख आप मान के 1 लाख करोड़ रुपए, थोड़ा सा इंक्रीज़ है। उस 1 लाख करोड़ में 63,000 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के लिए, यहाँ पे पिछले साल से 9,000 करोड़ रुपए का इंक्रीज़ है। और 40,000 करोड़ रुपए है हायर एजुकेशन के लिए, यहाँ पे भी 6% का इंक्रीज़ है। और हेल्थ में देखें तो हेल्थ में मतलब ओवरऑल तो इंक्रीज़ है 0.2% का पिछले साल के मुकाबले, लगभग 86,000 करोड़ रुपए इस बार एलोकेट हुआ है। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ और मेडिकल पे खर्च है वो बहुत कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल 74,000 करोड़ रुपए था उस 86,000 में से, इस बार लगभग 86,000 करोड़ में से 41,000 करोड़ रुपए है, क्योंकि
वैक्सीन के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए ही रखे गए हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे ऐसा मान रही सरकार की वैक्सीनेशन हो चुकी है। पिछले साल 35,000 करोड़ रुपए थी, इस साल 5,000 करोड़ रुपए है, तो वो एक चेंज देखने को मिल रहा है, 74,000 से 41,000 करोड़ रुपए। तो ये कुछ बेसिक हाइलाइट्स हैं आपके बीच में रख रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। मैं कोशिश करूँगा इसका PDF अटैच कर दूँ वीडियो में। थैंक यू।